हेलो एवरीवन, मैं राहुल प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को फ्रिक्शन के बारे में कुछ बताने वाला हूँ कि फ्रिक्शन कब लगता है, किधर लगता है और ये कहाँ से अराइज होता है, ये फोर्स कैसे अराइज होता है। तो फ्रिक्शन बेसिकली दो सरफेस जो कि रफ सरफेस हैं उनके कांटेक्ट में आने पर अगर उनमें मोशन होने की टेंडेंसी होगी तभी फ्रिक्शन अराइज होगा। सरफेस रफ है और मोशन होने की टेंडेंसी नहीं है तो फ्रिक्शन अराइज नहीं होगा। जैसे अगर हमें यहाँ पर बात करें फ्रिक्शन फोर्स, friction force is a force that arises due to relative motion between, this is a force that arises due to relative motion between two rough surfaces in contact, force that arises due to motion between two rough surfaces in contact, rough surface in contact with each other। अगर हम फ्रिक्शन के बारे में अगर बात करें तो दो सरफेस हैं, केवल इनके मोशन से ये फ्रिक्शन अराइज नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स अराइज नहीं होगा। अगर हम इनको सेम वेलोसिटी से मूव करा दें, v वेलोसिटी से ये भी है, v वेलोसिटी से ये भी है, तो इनमें रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन अराइज नहीं होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? जीरो होगा, पहली बात, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। और दूसरा, इन दोनों का जो सरफेस है, ये जो नीचे का सरफेस है, इसका नीचे का सरफेस और इसका ऊपर का सरफेस जो है, ये सरफेस रफ होना चाहिए। दिस सरफेस शुड बी रफ होगा तभी इसमें फ्रिक्शन अराइज होगा। और रफ होने के बाद ये मोशन में नहीं है, मतलब इनका वेलोसिटी जीरो है, तो भी इनके बीच में रिलेटिव फ्रिक्शन जो है जीरो आएगा, रिलेटिव मोशन नहीं है। रफ भी होने चाहिए और रिलेटिव मोशन भी होना चाहिए, तभी ये फ्रिक्शन अराइज होगा। तो इफ बोथ सरफेसेस आर रफ एंड दे हैव रिलेटिव मोशन, दिस इज v1, दिस इज v2, मे बी डिफरेंट, तो यहां पर जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी नॉन जीरो। अब फ्रिक्शन का टेंडेंसी क्या होगा, फ्रिक्शन कैसे लगता है, कब अराइज होता है, ये तो हमने देख लिया। अब फ्रिक्शन का टेंडेंसी क्या होगा? टेंडेंसी मतलब वो किधर लगेगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। अगर ये फोर्स है तो ये एक वेक्टर होगा, तो ये किधर लगेगा, ये चीज। तो फ्रिक्शन के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे हमने ये 2-3 बातें बताई, फिर इसी तरह से हम इसके आगे बढ़े। तो फ्रिक्शन, अगर हम किसी दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो रिलेटिव मोशन हो रहा है सरफेस और रफ भी है, तो फ्रिक्शन आएगा। अब फ्रिक्शन का टेंडेंसी होगा, इट हैज टेंडेंसी टू अपोज रिलेटिव मोशन, मतलब ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और भले ही वो ब्लॉक चल रहे हो, दोनों मोशन में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें रिलेटिव मोशन होने का टेंडेंसी भी हुआ, भले ही मोशन नहीं हो रहा है, टेंडेंसी भी हुआ तो फ्रिक्शन लग जाएगा, और वो उस टेंडेंसी को भी अपोज करेगा। मतलब यहां पर एक ब्लॉक रखा गया है और ये सरफेस रफ है, इसका भी सरफेस रफ है, तो यहां पर फ्रिक्शन जीरो है, क्योंकि
यहां पर मोशन होने की टेंडेंसी नहीं है। यहीं अगर मैं इसको इंक्लाइंड प्लेन कर दूं और ये ब्लॉक इस तरीके से रख दूं और ये रफ है, मान लीजिए रफ है, तो यहां पर मोशन होने की टेंडेंसी है। बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, मोशन होने की टेंडेंसी है। तो अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो ये स्लाइड करके आगे बढ़ता, तो मोशन होने की टेंडेंसी है। तो ये रुका ही इसीलिए है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन अराइज हुआ है। दिस इज फ्रिक्शन फोर्स एंड इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर फ्रिक्शन अपोज करेगा ताकि इनका रिलेटिव मोशन ना हो। हमेशा इस तरीके से एक्ट करेगा फ्रिक्शन ताकि उनका रिलेटिव मोशन को वो रोक सके। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन। अगर हम इसको अप्लाई करके कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहें तो देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम किसी बॉडी पर फ्रिक्शन लग रहा है तो उस पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है, इस बात को डिफाइन करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूज किया जाता है, जो कि ये डिफाइन करता है कि उन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो कितना रफ है। अगर सरफेस ज्यादा रफ होगा तो उनका ये जो सरफेस है इसका म्यू जो है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, this is coefficient of friction. This is a numerical value that is used to quantify how rough is the surface is. ये सरफेस कितना रफ है। अगर हमने कोई ब्लॉक रख दिया तो इनके बीच में जो सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस है, वो कितना रफ है, वो कितना अपोज करेंगे। ये मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है फ्रिक्शन, इसके मॉलिक्यूल से इसके मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन होता है और उसी इंटरेक्शन का रिजल्ट है ये फ्रिक्शन। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाएं तो ये सरफेस रेगुलर नहीं होते हैं, रफ होते हैं, कितना भी हम स्मूथ सरफेस सोचे। तो उसी इरेगुलर सरफेस के वजह से फ्रिक्शन फोर्स अराइज होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज यूज्ड टू क्वांटिफाई डिग्री ऑफ रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो दिस इज डिग्री ऑफ roughness of the surface in contact with each other। अगर हम एक ब्लॉक को इस पे ये मान लीजिए ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे हम ऐसे फोर्स लगाते हैं, F फोर्स लगाते हैं, तो अगर फोर्स इसके फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू होगा, इसका एक लिमिटिंग वैल्यू होगा यानी मैक्सिमम वैल्यू होगा, उससे कम है तब तो फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितना ये फोर्स लग रहा है। लेकिन ये फोर्स और ये बॉडी रेस्ट पर रहेगा, लेकिन अगर ये फोर्स उस फ्रिक्शन से ज्यादा लगने लग रहा है, इस फ्रिक्शन जो फोर्स अराइज होगा उसका लिमिटिंग वैल्यू जो होगा उससे ज्यादा अगर ये फोर्स लग रहा है, तो वहां पर क्या किया जाएगा कि ये इसका जो लिमिटिंग वैल्यू, ये बॉडी मोशन में हो जाएगा पहला तो, और ये जो फ्रिक्शन है वो वैल्यू एक कांस्टेंट टर्म में लगता रहेगा और वो होगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन दो कंडीशन में, अगर स्टैटिक कंडीशन में है तो उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, डायनेमिक कंडीशन यानी मोशन में है तो वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन हम टर्म यूज करते हैं। यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू अलग से दिया रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन एंड फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, तो दोनों का म्यू एस और म्यू के टर्म्स में दिया रहेगा। म्यू के हमेशा म्यू एस से कम रहेगा क्योंकि मोशन के समय स्लाइटली लेस फ्रिक्शन फोर्स का लिमिटिंग वैल्यू होता है। तो अगर हम यहां पर लिमिटिंग वैल्यू की बात करें तो लिमिटिंग वैल्यू होगा, फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो हमेशा उस सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन कितना है। जैसे इस ब्लॉक का अगर मास m है तो नीचे mg हो गया और इधर नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज
always mu n, this is f limiting, this is for static condition. अगर डायनेमिक कंडीशन में रहेगा, मोशन में रहेगा, तो वो लिमिटिंग वैल्यू एक फिक्स है. लेकिन ये एक जो वैल्यू है, अगर हम फोर्स को वेरी कराते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स कम या ज्यादा लगेगा, लेकिन ये मैक्सिमम इतना ही लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा. ओके, तो अगर हम एक एग्जांपल ले लें, एक ब्लॉक है 5 kg का, इस पे फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन, और ये जो सरफेस है इसका म्यू दिया हुआ है 0.1. अब हम जानना चाहते हैं कि इसमें फ्रिक्शन कितना लग रहा है. तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना है. तो इसका एबीडी बनाएंगे, तो mg g की वैल्यू हम अगर 10 ले लें फॉर सिंप्लिसिटी, अगर हम इसको 10 ले लें तो mg इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा 50 न्यूटन m इंटू जी. here mg is 50 न्यूटन and this is normal. क्योंकि ब्लॉक वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स 0 है वाई डायरेक्शन में, तो नॉर्मल इज इक्वल टू 50 न्यूटन. अब अगर हम बात करें इस फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन किधर लगे कि इसका मोशन का अपोज कर सके. तो फ्रिक्शन हमेशा इधर लगेगा तभी इसके मोशन का अपोज करेगा. अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा, म्यू इंटू नॉर्मल. म्यू कितना है यहाँ पर, म्यू इज 0.1 एंड नॉर्मल इज 50 न्यूटन एंड दिस कम्स आउट टू बी 5 न्यूटन. तो फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 5 न्यूटन है, और यहाँ फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन. तो फ्रिक्शन मैक्सिमम यहाँ पर फोर्स लगा देगा जो कि अपोज करेगा. तो अगर हम फाइनल एबीडी बनाए इसका, अगर हम फाइनल डायग्राम बनाएं, तो इस पर फ्रिक्शन इधर की तरफ 5 न्यूटन है और इधर की तरफ 8 न्यूटन लग रहा है जो कि एक्सटर्नल फोर्स है, और ये 5 kg का ब्लॉक है. और इधर के वाई डायरेक्शन के फोर्सेस तो कैंसिल आउट हो गए हैं. तो फॉर एक्स डायरेक्शन नेट फोर्स फॉर एक्स डायरेक्शन is equal to mass into acceleration of this block. जिधर फोर्स ज्यादा है उधर ही एक्सेलरेशन होगा, तो नेट एक्सेलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स. तो दिस कम्स आउट टू बी 8 minus 5, m is 5, a is, then a is what, 3 is equal to 5 into a is equal to 3 upon 5. This is 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसके बाद हम काइनेटिक मतलब जो काइनेमेटिक का इक्वेशन है वो सारा लगाकर हम इसका डिस्प्लेसमेंट, कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितने टाइम बाद कितनी वेलोसिटी होगी, सारी चीजें इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं. एक बार हमें यहाँ पर फ्रिक्शन पता चल गया तो अकॉर्डिंगली हम इस पे फोर्सेस लगाकर सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ पर अगर हम कोई इसी तरीके का कोई दूसरा प्रॉब्लम लें, जैसे किसी इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ब्लॉक रखे और ये देखें कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है और किधर की तरफ लग रहा है. लेट्स से दिस इज अ आइडियल पुली और ये एंगल है, ये एंगल आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए कि ये 37 डिग्री है. यहाँ पर एक ब्लॉक लगाया गया है जो कि 5 kg का है, और यहाँ पर एक ब्लॉक है जो कि 10 kg का है. अब हमें बताना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है और इसका एक्सेलरेशन कितना है. इस सरफेस का मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस का म्यू दिया हुआ है 0.1. ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एबीडी बनाएंगे. क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है और पुली आइडियल है, तो इसमें जो भी टेंशन होगा वही टेंशन यहां पर भी होगा. इस ब्लॉक को मोशन करने के लिए ये टेंशन ही रिस्पॉन्सिबल है. यहां पर एक फोर्स है जो कि mg है, वो है, अगर g की वैल्यू 10 ले तो 100 न्यूटन हो जाएगा.
क्योंकि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन a लेंगे, और ये ब्लॉक भी इसमें रस्सी से जुड़ा हुआ है तो ये ब्लॉक का मोशन भी इसी के अकॉर्डिंग होगा, मतलब ये कांस्टेंट मोशन करेगा तो इसका भी एक्सेलरेशन a ही होगा। अब फ्रिक्शन किधर चलेगा, क्योंकि इस ब्लॉक का टेंडेंसी है ऊपर जाने का, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा ताकि वो उसका अपोज कर सके। तो अगर हम बात करें यहां पर फ्रिक्शन की, तो ये जो फ्रिक्शन लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। अब अगर ब्लॉक मोशन में होगा तब तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, और ब्लॉक मोशन में नहीं होगा तो लिमिटिंग वैल्यू नहीं लगेगा। तो ये कैसे चेक होगा, ये चेक करने के लिए हमें इसका भी एबीडी बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसका एबीडी बना लेते हैं। इसका एबीडी बना लेते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में काइनेटिक फ्रिक्शन डिफरेंट दिया रहता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो अकॉर्डिंगली अगर मोशन हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन ले लेंगे, और स्टैटिक है तो स्टैटिक में कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो हम लगा देंगे उसके हिसाब से। अब हम इसका एबीडी बनाने वाले हैं 5 kg ब्लॉक का। तो ये 5 kg है, इसमें mg नीचे लगेगा। सबसे पहला फोर्स जो नीचे की तरफ लगेगा वो होगा 50 न्यूटन। इधर की तरफ टेंशन लग रहा है और इधर की तरफ इसका एक्सेलरेशन भी होना है अगर ये मोशन कर रहा है। अगर ये ब्लॉक मोशन कर गया तो इसका फ्रिक्शन यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू सीधे लगेगा। चेक कर लेते हैं हम लिमिटिंग वैल्यू इसका कितना आ रहा है। इस बात को चेक करने के लिए हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग। ये एक्सिस के अलोंग है और ये भी एक्सिस के अलोंग है, तो ये फोर्सेस को हमें कुछ नहीं करना है, इस फोर्स को इधर की तरफ रिजॉल्व करना पड़ेगा और इसका कुछ कंपोनेंट इधर भी आएगा। तो अगर ये 37 है, अगर ये वैल्यू अगर हम इसको एक्सटेंड करके देखें, ये 37 है, तो ये चीज यहां अगर लाएं तो ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब इसको हम हटा सकते हैं। ओके, इसको रिजॉल्व करें अगर इधर हम, तो इसको इधर रिजॉल्व करेंगे, इसको इधर रिजॉल्व करेंगे। इधर आएगा 50 cos 37, 50 cos 37, और इधर आएगा 50 sin 37। ठीक है, रिजॉल्व करना आता है। अब 37 का एक ट्रायंगल होता है, ये है 37 का एक ट्रायंगल, जो कि इसके सामने वाला जो साइड होता है वो 3:4:5 के रेशियो में होते हैं। ये ट्रायंगल सिंपलेस्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये। यहां से अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल कर यहां पर रख दें तो क्या वैल्यू आएगा, तो 50 इंटू कॉस 37 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर है बेस 4 है और हाइपोटेनस 5 है, तो यहां पर 40 न्यूटन आ जाएगा। इसके बाद इधर कितना आ रहा है, अगर हम इधर की बात करें तो इधर साइन थीटा आया है, तो 50 इंटू परपेंडिकुलर, यहां पर देखिए साइन थीटा है, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5, दिस कम्स आउट टू बी 30 न्यूटन। इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम ऐड करें तो वापस से हमें 50 न्यूटन मिल जाना है। तो इसीलिए हम इसके कंपोनेंट, ये दोनों क्या है, इसको कंपोनेंट है इसके, ठीक है, इसको कंपोनेंट कहा जाता है। अब यहां पर ये जो फोर्स है और इधर एक फोर्स होगा जो कि नॉर्मल रिएक्शन है इसका, क्योंकि ब्लॉक का मोशन इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, इसलिए ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल है, इसीलिए नहीं हो रहा है। नेट फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन इज 0, तो हेंस नॉर्मल इज व्हाट, 40 न्यूटन। यहां से हमें नॉर्मल पता चल गया। अब हमें फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू पता करना है, तो हेंस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू कितना है यहां पर,
म्यू की वैल्यू है 0.1 और नॉर्मल की वैल्यू है 40 न्यूटन, तो दिस इज 4 न्यूटन। लिमिटिंग वैल्यू कितना है? 4 न्यूटन है। तो यहां पर एक फोर्स, तो ये 4 न्यूटन का हो गया। अब ये 4 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन, ये 34 न्यूटन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है और 100 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है। अब टेंशन 100 न्यूटन नहीं होगा क्योंकि ये मोशन में है, तो टेंशन जो भी है, अगर हम इस दोनों ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाए तो फॉर 5 kg ब्लॉक अगर हम इक्वेशन लिखें तो इस फोर्स को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है ये स्ट्रिंग, तो नेट फोर्स along this inclination is ma, ठीक है, नेट फोर्स along this inclination is ma। तो यहां पर टेंशन ये लग गया और पीछे जो फोर्स लग रहे हैं, अपोज करने वाले फोर्सेस हैं, वो है 30 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, ये फोर्सेस अपोज कर रहे हैं। तो नेट फोर्स ये हो गया इज इक्वल टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वेशन 1। t माइनस 34 इज इक्वल टू 5a, दिस इज इक्वेशन 1। नाउ फॉर ब्लॉक 10 kg ब्लॉक, फॉर 10 kg ब्लॉक अगर हम 10 kg ब्लॉक के लिए फोर्स का इक्वेशन लिखे तो नेट फोर्स ऑन 10 kg इज, जो फोर्स ज्यादा है एक्सेलरेशन उसी तरफ होगा, एक्सेलरेशन इधर हो रहा है यानी 100 न्यूटन ज्यादा है टेंशन से, तो नेट फोर्स इज 100 न्यूटन माइनस टेंशन इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वेशन 2। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो t कट जाएगा और ये इसमें से अगर माइनस कर दे तो ये 66 आ जाएगा, 66 आएगा और इधर आ जाएगा 15 इंटू a, तो हियर a बिकम्स 66 अपॉन 15, इतना आ गया। नीचे अगर हम इसको डिवाइड कर दे, फर्दर सिंप्लीफाई कर दे, तो ये 33 अपॉन व्हाट, सॉरी 22, 3 से डिवाइड कर दे तो 3 2 6, 3 2 6 और 3 5 15, और ये आ जाएगा 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिवाइड करने पर ये चीज मिलेगा, तो 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो गया। अगर हमें एक्सेलरेशन मिल गया है तो टेंशन हम बहुत आसानी से इसमें या इसमें किसी में भी रखकर निकाल सकते हैं। तो हेंस मान लीजिए इसमें रख लेते हैं, इसमें माइनस है, तो हेंस टेंशन बिकम्स 34 प्लस 5 इंटू एक्सेलरेशन 4.4, दिस इज व्हाट 34 प्लस 22 and this comes out to be 4 to 6 and 3 to 5, 56 न्यूटन का टेंशन है। तो ब्लॉक पर टेंशन इतना आ रहा है, एक्सेलरेशन इतना आ रहा है और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इतना है। तो इस ब्लॉक में बाकी हम काइनेमेटिक लगाकर बाकी इसके मोशन को भी जज कर सकते हैं। तो ये फ्रिक्शन पर बहुत बेसिक इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम था, जिसको हम कैसे फ्रिक्शन को अप्लाई करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम किए जा सकते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि जो फ्रिक्शन यहाँ पर लग रहा है वो स्टैटिक कंडीशन में अलग कभी कभी दिया रहता है और मोशन के कंडीशन में अलग दिया रहता है, तो अकॉर्डिंगली हम उसका यूज करके मोशन में रहेगा तो मोशन वाला लगाएंगे और स्टैटिक कंडीशन में स्टैटिक का लगाएंगे। तो अकॉर्डिंगली इस तरीके से हम फ्रिक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अगर हम स्टैटिक कंडीशन यानी ब्लॉक मूव ना करे, इसके लिए अगर हम देखें तो बहुत ही, जैसे कोई छोटा प्रॉब्लम हम ले लेते हैं इसको दिखाने के लिए। अगर एक ब्लॉक है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये 10 kg का ब्लॉक है, इस पर इसका जो म्यू है
ये इसका म्यू कितना है, अगर हम इसका म्यू 0.3 ले लें मान लीजिए, तो ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको बताना है, ये प्रॉब्लम है। इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका एबीडी बना रहे हैं, जो कि 100 न्यूटन आ गया जी की वैल्यू 10 लेने पर। इसके बाद इसमें नॉर्मल रिएक्शन हम दिखा रहे हैं, जो कि ये है। अब फ्रिक्शन इधर कितना लगेगा ये पता करना है। अब सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा लिमिटिंग वैल्यू क्या है, क्योंकि ब्लॉक ऊपर या नीचे मूव नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये हो गया ये फोर्सेस आपस में इक्वल है, नेट फोर्स 0 है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल इज हियर 100 न्यूटन। अब अगर हम बात करें लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना है, तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे लिमिटिंग वैल्यू का। तो एफ लिमिटिंग इज म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इंटू नॉर्मल, हियर म्यू इज 0.3 and normal is 100 न्यूटन, तो दिस इज 30 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शन के पास अपोज करने का मैक्सिमम कैपेबिलिटी 30 न्यूटन है, लेकिन ये केवल 10 न्यूटन भी लगा देगा तो जस्ट ये रुक जाएगा। ये 30 न्यूटन लगा देगा तो ये ब्लॉक पीछे चला जाएगा, और फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो इसका मतलब ये उतना ही लगाएगा जिससे जस्ट ब्लॉक रुका रहे, मतलब स्टेशनरी कंडीशन में रहे, इनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। तो यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा, दिस फ्रिक्शन विल बी 10 न्यूटन, ताकि ये ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। क्योंकि नेट फोर्स 0 है, हेंस एक्सेलरेशन ऑन दिस ब्लॉक विल बी 0। तो दैट इज ऑल फॉर that is all for friction on today's class. Thank you for watching